अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको वेलकम। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन कुछ खुश्क और बेरंग सी थी। वालिदैन मेरे फौत हो चुके थे, लेकिन मेरे लिए 2-4 मकान और दुकानें किराए पर छोड़ गए थे, जिनका बहुत अच्छा किराया मुझे मिलता था। इसके अलावा मेरे लिए एक 3 कमरों का प्यारा सा घर था, जिसमें मेरी रिहाइश है। मकान और दुकानों से इतनी आमदन हो जाती कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। अपनी दुकानों के सामने बने थड़े पर दिन चढ़े उठकर बैठता और वहाँ से गुजरने वाली लड़कियों और खूबसूरत गाड़ियों को मोहब्बत से देखता रहता। कभी कभी घूमने के लिए भी निकल जाता। मैंने अपनी पढ़ाई पर कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दी थी, इसलिए दोस्त यार बनाने की ज़रूरत ही ना मिली। जब भी घूमने का मन चाहा तो अकेला ही निकल खड़ा होता। इतना कुछ होने के बावजूद ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी सी थी। एक दिन मेरे चाचा फैज़ मोहम्मद, जो कि मेरे किरायादार थे, उन्होंने मुझसे कहा, जिब्रान बेटा कब तक यूँ अकेले रहोगे, शादी कर लो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल ज़ोर से धड़का और मैं उछल पड़ा। बात तो उनकी ठीक थी, लेकिन उस दिन से जब भी मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो मन में अजीब सी हलचल होने लगती, लेकिन ये हलचल उस लड़की के सामने हटते ही ख़त्म हो जाती और मैं दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता और फिर शादी के ख्याल को सर से झटक देता। चाचा फैज़ मोहम्मद ने फिर एक दिन पूछा तो मैंने कहा, चाचा शादी तो कर लूँ, लेकिन कोई लड़की नज़र में जचे तो तब ना। मैंने दिल पर हाथ मारते हुए जवाब दिया तो वो मुस्कुराने लगे। वो एक छोटी सी डिनर पार्टी थी, जो कि मेरे एक रिश्ते के मामू की शानदार कोठी में थी, जिसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। पार्टी बोर सी थी और मैं वैसे भी लिए दिए रहने वाला आदमी था और मेरे मामू और उनकी फैमिली भी रिश्तेदारों से ज़्यादा मेल मिलाप रखने वाले नहीं थे। इसलिए मैं उनके घर में बने हुए चिड़ियाघर और फिर एक्वेरियम में रंग बिरंगी मछलियों से दिल बहलाता रहा। खाना अभी तक शुरू नहीं हुआ था। मैं 10 बजे वहां पहुंचा और 12 बजने वाले थे। एक वेटर से पूछने पर पता चला कि इस पार्टी का कोई मेहमान खसूसी भी है, और जब मेहमान खसूसी यानी कि स्पेशल गेस्ट महफिल में आया तो सबकी नज़रें उस तरफ लग गईं। मैं भी उस शख्सियत को देखते ही चिड़ियाघर से निकलकर कोठी के अंदर सजी महफिल में आ गया, जहाँ हर जवान और बड़ी उम्र का मर्द उस शख्सियत के इर्द गिर्द नजर आ रहे थे। हल्के मैरून कलर के कपड़ों पर सफ़ेद फूलों वाली चादर ओढ़े, चेहरा पर मेकअप के नाम पर हल्की सी लिपस्टिक और हाथों में टच मोबाइल, उसके थोड़ा ही पीछे काली पैंट शर्ट में मलबूस वो 2 नौजवान, जो कि उस शख्सियत के यानी बॉडीगार्ड थे। ओ भाई, ये लेडी कौन है? एक वेटर से पूछा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। कौन से शहर से आए हो भाई? क्या तुम मिस वरीशा को नहीं जानते? ओह अच्छा, मेरे मुंह से निकला और वो वेटर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। मिस वरीशा के आते ही इस महफिल में जान सी पड़ गई। कहीं से पियानो की मध्यम धुन बजने लगी, जो कि इस माहौल में अजीब से जल तरंग बजाने लगी। मैं मिस वरीशा के नज़दीक तो नहीं गया, लेकिन एक कोने में बैठा। वो जिधर जाती मेरी नज़रें उसका पीछा करती। उसकी उम्र 30 साल से कुछ ज़्यादा थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर रखा था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वालिद वालदा दोनों जिंदा थे और जागीरदार थे। न जाने कितने ही रिश्ते आए, लेकिन मिस वरीशा ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उनसे शादी से इनकार कर दिया। ये सब मालूमात मुझे उसी महफिल में घूमते फिरते मिल गई। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैंने सामने लगे एक शीशे में अपने आप को देखा और साथ ही तस्वुर में मिस वरीशा को खड़े देखा तो मुझे जोड़ी बहुत अच्छी लगी। इधर उधर लोगों के दरमियान घूमते, हर किसी को हंस कर मिलते हुए मिस वरीशा ने 2-3 बार मुझे देखा। मैंने अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजाई, लेकिन उसका चेहरा किसी भी तासुर से आरी था, जिसका मतलब था कि यानी नो लिफ्ट। मेरे रिश्ते के मामू उसके सामने जैसे बिछे बिछे जा रहे थे। इस पार्टी में चंद सियासी लोग भी थे, जिनसे मिस वरीशा कुछ ज़्यादा देर तक बातें करती रही और फिर डिनर का वक्त होते ही डिनर शुरू हो गया। मिस वरीशा को देखने के बाद मेरे दिल में हलचल सी मच गई थी और उसके जाने के बाद भी ख़त्म ना हुई, बल्कि वो इतनी बड़ी कि मुझे किसी पल चैन ना आया। वो दिन बहुत ही बेताबी में गुजरे। आखिर उसका दीदार करने की हिम्मत बांधी और उसके महल के बड़े से गेट के सामने एक दरख्त के नीचे जा बैठा। पूरा दिन वहां बैठा रहा, बेचैनी से महल और उसके गेट को देखता रहा कि शायद वो निकले और उसे देखकर दिल को करार मिले।
ना खाने का होश था और ना कुछ पीने का। आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और महल का बड़ा सा गेट खुलने लगा। फिर सफ़ेद रंग की बड़ी सी गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठी, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, मिस वरीशा तमकनत से विराजमान नजर आई। उसे देखकर दिल की हरकत पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई। गाड़ी मेरे सामने से गुजर गई। उसने हल्का सा भी इधर उधर नहीं देखा। मैंने उसे चंद घड़ी नज़र भर कर देखा, लेकिन उससे सुकून न मिला, बल्कि दिल चाहने लगा कि और देखूं। पर मुझे वहाँ से उठना पड़ा, क्योंकि वो इलाका अमीर लोगों का था, सनतकार, मिल ऑनर्स और जागीरदार। इसीलिए वहाँ से चलते हुए अपने मोहल्ले के होटल में चाय पी और फिर घर का रास्ता लिया। बेसुकूनी, बेचैनी और मैं दूसरे दिन ही सुबह सुबह फिर उसके महल के सामने खड़ा होने के लिए चल पड़ा। अपने ख्यालों में मिस वरीशा के ख्याल में खोया, चुपचाप सर उठाए चला जा रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने चौंक कर सर घुमाकर देखा। सामने चाचा फैज़ मोहम्मद हैरानगी से मेरे कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। अरे मियाँ जिब्रान, कहाँ गुमसुम जा रहे हो? मैंने 2-3 दफ़ा आपको पुकारा, लेकिन आप तो सुन ही नहीं रहे। मुझे एहसास हुआ कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। नहीं चाचा, कोई गड़बड़ नहीं, ज़रा एक काम से जा रहा था। इस काम के बारे में ताने बाने बुन रहा था। मैंने बाएं हाथ से गर्दन खुजाते हुए जवाब दिया तो चाचा फैज़ मोहम्मद मुस्कुराने लगे। चलो मियाँ, अच्छी बात है, तुम्हें भी काम तो सूझा। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे इजाज़त ली और फिर ऐसे ही चलते चलते नेशनल बैंक के सामने होता हुआ मिस वरीशा के इलाके की तरफ मुड़ा ही था कि मेरी नज़र मिस वरीशा के एक बॉडीगार्ड पर पड़ी, जो कि बैंक के बाहर अटेंशन खड़ा था। मैं ठिठक कर रुक गया। मेरी नज़रें पार्किंग में फिरने लगी और फिर मैंने मिस वरीशा की गाड़ी पार्किंग में एक तरफ खड़ी देख ली। अब मैं बाहर एक बेंच पर बैठा उसके बैंक से निकलने का इंतज़ार करने लगा। 15-20 मिनट बाद वो ब्लू कलर कपड़ों में सर पर सफ़ेद दुपट्टा किए बैंक से निकलती नजर आई। उसके पीछे ही एक आदमी निकला जो कि मुझे कुछ मशकूक सा लगा। बैंक की सीढ़ियाँ उतरते ही उसने मोबाइल निकाला और मैसेज टाइप करने लगा। शायद उसने मैसेज सेंड किया और फिर मुस्कुराते हुए मिस वरीशा की तरफ एक नज़र देखकर मोबाइल जेब में डाल लिया। मुझे किसी खतरे का एहसास हुआ, लेकिन मिस वरीशा अपने बॉडीगार्ड के साथ चलते हुए मेरे सामने से गुजरकर गाड़ी में जा बैठी। आज भी उसने इधर उधर नहीं देखा, बल्कि नीचे ही देखती हुई गुजर गई। उसकी गाड़ी पार्किंग से निकली थी कि एक मोटरसाइकिल सवार स्पीड से पार्किंग में दाखिल होने लगा था कि वो सीधा गाड़ी के साथ जा टकराया। मोटरसाइकिल सवार हवा में उड़कर पार्किंग के साथ बने प्लॉट में लगे एक फव्वारे के पानी में जा गिरा। गाड़ी उधर ही रुक गई। मिस वरीशा और उसका बॉडीगार्ड गाड़ी से निकल आए। शायद वो मोटरसाइकिल सवार को देखना चाहते थे। मैं भी आहिस्ता से भागकर उधर पहुंचा। मैंने उससे पहले मोटरसाइकिल सवार तक पहुंचकर उसे पानी में से निकाला। ज़्यादा चोट लगने से उसकी बचत हो गई। मैं उसे निकालकर प्लॉट के घास पर लाया ही था कि मेरी नज़रें सड़क पर आते हुए एक ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल पर पड़ी, जिस पर 2 नकाबपोश बैठे थे। पिछले के हाथ में मुझे पिस्तौल की झलक नजर आई। उन दोनों की आंखें मिस वरीशा पर टिकी थी। मोटरसाइकिल के सामने लिखा था चीफ ऑफ डेथ। मैंने इस जख्मी मोटरसाइकिल वाले को तेजी से प्लॉट के घास पर डाला तो मेरे जहन में बाज गश्त होने लगी कि मिस वरीशा को बचा लो। फिर मैंने एक ऊंची छलांग लगाई और उड़ता हुआ उसके सामने आ गया। उसी वक्त गोलियां चली। मुझे दाएं कंधे और पेट में गर्म सुलाखे से घुसती हुई महसूस हुई। मैं जोर से जमीन पर गिरा। सर जमीन से टकराते ही एक और दर्द की लहर उठी और मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। होश आया तो खुद को एक नरम से बिस्तर पर पाया। दाएं बाजू पर ड्रिप लगी थी। बड़ा सा कमरा, पास ही एक नर्स खड़ी दीवार की तरफ देख रही थी। ये इतना बड़ा कमरा यकीनन किसी हॉस्पिटल का नहीं था। मैं उठकर बैठा तो सर चकराने लगा। मैं फिर आंखें बंद करके लेट गया। कंधे और पेट पर चुभन सी थी। नर्स ने महसूस कर लिया कि मैं होश में आ चुका हूँ, इसलिए वो पलटकर मेरे पास आ गई और मुझे गौर से देखने लगी। बंद आंखों से भी उसकी परछाई मुझे नजर आ रही थी। उसे अपने ऊपर झुके महसूस करते ही मैंने आंखें खोल दी। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझसे मेरी तबीयत के बारे में 2-3 बातें पूछी। मैं कुछ सोचकर सर हिलाकर इत्मीनान का इजहार किया और वो बाहर निकल गई। उसके जाने के चंद मिनट बाद उसके साथ एक डॉक्टर और बॉडी बिल्डर टाइप आदमी जो कि बड़ी उम्र का था, हैंडसम सा बेहतरीन तराश खराश वाला सूट पहने। उसने मुझे सलाम किया और मैंने आहिस्ता से सलाम का जवाब दिया। अब कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने मुख्तसर जवाब दिया, ठीक हूँ। उसके बाद डॉक्टर मेरे ऊपर झुक गया। मैंने पट्टी उतारकर कंधे और पेट के जख्म देखे। अभी कुछ दिन तक तुम चल फिर नहीं सकते। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया तो वो नई पट्टी लगाने लगी। लेकिन मैं हूँ कहाँ? तुम अपनों में हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उस हैंडसम आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं इसका बाप हूँ जिसकी तुमने अपनी जान पर खेलकर जान बचाई है। उसके बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही ना रही।
नर्स ज़्यादातर मेरे कमरे में ही रहती। डॉक्टर 2 चक्कर लगाता सुबह और शाम, लेकिन मिस वरीशा मुझे नज़र ना आ रही थी। मैं खुद हैरान था कि जिसकी मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए जान बचाई, वो तो शुक्रिया अदा करने तक नहीं आई। मैं ये सोच ही रहा था कि वो कमरे के दरवाजे को नॉक करती अंदर आई। मैं उसे देखकर आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा, लेकिन उसने कंधे पर हाथ रखकर मुझे उठने से रोक दिया। वो मेरे पास बैठ गई। फिर बातों बातों में उसने बहुत ही अच्छे अंदाज से मेरी तबीयत का पूछा, मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं खुद में फूले नहीं समा रहा था। आपको कैसे एहसास हुआ कि वो मोटरसाइकिल सवार मुझ पर फायर करने वाले हैं? उसने संजीदा लहजे में पूछा। मैं जब जख्मी मोटरसाइकिल वाले को पानी से उठाकर बाहर लाया तो मुझे सामने से आते हुए वो 2 मशकूक मोटरसाइकिल वाले नजर आए। मशकूक इसलिए कि उनके चेहरे नकाब से ढके थे और पिछले के हाथ में पिस्टल था जो कि तैयार हालत में था, और वो दोनों आपकी तरफ देख रहे थे। तो बस मैंने बात ख़त्म की। अच्छा जी, अब बहुत ही लाजमी और इम्पोर्टेंट सवाल। मिस वरीशा की बात सुनकर मैं चौंक गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आखिर मेरी जान क्यों बचाई? आखिर उसने वो सवाल कर दिया जिससे मैं बचना चाहता था। इस बारे में तो फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता, और हो सकता है कि कभी कुछ कह ना सकूं। मैंने कुछ सोचते हुए आहिस्ता से जवाब दिया। वो अजीब सी नज़रों से घूरने लगी, लेकिन कुछ कहा नहीं। तकरीबन 1 महीने तक मैंने भरपूर रेस्ट किया। आखिरी दिनों में चहलकदमी करते हुए उसी महल के बड़े से लान में फूलों की मौतर फिजा में खूब सांस लेता। मैं उस महल से निकलना तो जैसे भूल ही गया। मेरे जहन में ना रहा कि ये मेरा घर नहीं। और जब मैं ठीक हो गया, ज़ख्म भर से गए, तो अचानक मुझे जैसे याद आया कि मेरा अपना भी एक घर है। तब मैंने सोचा कि अब इन लोगों के सर से मुझे उतरना चाहिए। दिल तो कह रहा था कि ढीठ बनकर मिस वरीशा का दीदार ही करता रहूं, लेकिन मुरव्वत भी कोई चीज़ थी। उसी शाम मैं उनके वालिद साहब बसीर साहब के आने का इंतज़ार करने लगा। मिस वरीशा के वालिद बसीर साहब वो शाम को मेरे कमरे में आए और पास बैठकर तबीयत के बारे में पूछा। क्योंकि अब मैं ठीक था, इसलिए मैंने उसे सब अच्छा ही कहना था। उसके बाद मैं वहाँ से जाने के लिए, उनसे बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज सोच रहा था कि उन्होंने खुद बात शुरू की। जिब्रान, तुम अपने आप को यहाँ गिल्टी फील ना करो। तुम्हें शायद एहसास नहीं कि तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम वरीशा के। उन्होंने इतना कहकर कुछ सोचा। मेरे दिल की धड़कन मुतजलजल होने लगी। शायद उन्हें मेरे दिल की बात पता चल चुकी थी। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी वरीशा के सेक्रेटरी फिर एडवाइज़र बन जाओ, क्योंकि वो इस इलेक्शन में MPA के लिए इलेक्शन लड़ रही है। मेरे मुंह से एक लंबा सांस खारिज हुआ। अच्छा, बसीर साहब ने मुझे हैरत से देखा। लगता है तुम्हें इस बात को जानकर हैरत है। मैं अब इस पर लंबा लेक्चर तो नहीं दे सकता, लेकिन बस इतना कहूँगा कि ये इलेक्शन बहुत मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है, और तुम ये सोच भी रहे होगे कि हमने तुम्हें जाने बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारे ज़ख्मी होने के बाद तुम्हारे बारे में सारी मालूमात ली हैं। तुम पढ़े लिखे और लायक लड़के हो। हाँ, माइंड ना करना, बस तुम थोड़ा काम से जी जुराते हो। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ और वो मुस्कुराने लगे। दोस्तों, ये कहानी YouTube चैनल हैदर वॉइस पर पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बसीर साहब कहने लगे, मैंने पहले ही कहा था कि माइंड ना करना। इट्स ओके सर, मेरे मुंह से इतना ही निकला। तुम इस बारे में खूब सोच लो। अगर तुम्हें ये ऑफ़र अच्छी लगे तो तनख्वाह और रिहाइश के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद वो मुझे आराम करने का कहकर वहाँ से चले गए। वो रात मुझे नींद ही ना आई। ये नहीं कि मैं उस ऑफ़र के बारे में गौर कर रहा था, बल्कि ये ऑफ़र तो मैंने बसीर साहब के जाने के बाद ही कबूल करने का सोच लिया था। मुझे तो मिस वरीशा के साथ एक बेहतरीन वक्त गुजारने का मौका मिल रहा था। मेरे जहन में ये सोच थी कि वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से मिस वरीशा को इलेक्शन में हिस्सा लेना ज़रूरी था। रात आधी गुजर गई कि मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। मेरी आंखें बोझल होकर बंद होने लगी कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि खिड़की के सामने कोई साया सा लहराया हो। जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैं नींद की वादी में जा रहा था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा और खिड़की पर जाकर बाहर देखने लगा। मेरी नज़रें लॉन में गर्दिश कर रही थी। मिस वरीशा के कमरे की दीवार के बाहर ही मुझे वो साया खड़ा नजर आया। मैंने जल्दी से खिड़की खोली और इसमें से उतरकर बाहर कूद गया। मेरे कदम ज़मीन पर टिकते ही हल्की सी आवाज़ आई। उस साये ने फिर भी मेरी तरफ पलट कर न देखा। सीधा होते ही मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ा। घास था और मैं नंगे पाँव, इसीलिए भागने से अजीब आवाज़ पैदा हुई। लेकिन वो साया इसी तरह मिस वरीशा की खिड़की के सामने मुझसे बेपरवाह खड़ा था। मैंने उसके पास पहुंचकर उस पर छलांग लगा दी, लेकिन मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा, क्योंकि मैं उस साये में से उड़ता हुआ घास पर जा गिरा। वो हकीकत में साया ही था।
लेकिन किसका? मैंने इधर उधर देखा, मुझे वहाँ कोई आदमी खड़ा नजर न आया जिसका वो साया था। फिर मैंने जल्दी से उस साये की तरफ देखा जो मुसलसल मिस वरीशा की खिड़की पे नजरें जमाए खड़ा था। मेरे जिस्म से ठंडा पसीना निकलने लगा। उस साये की किसी आदमी के बगैर यहाँ मौजूदगी मेरी समझ से बाहर थी। मुझे तो कोई अजीब जादुई चक्कर लग रहा था। मेरे दिल पर खौफ सा छाने लगा। मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरा सांस रुक जाएगा। मैं पीछे की तरफ गिरने लगा। मेरे मुंह से जैसे खुद ब खुद निकला लाहौल वाला कुव्वत, और इसके फिजा में बुलंद होते ही उस साये ने मेरी तरफ सर घुमाया। मेरी जुबान पे विर्द जारी रहा और मेरे देखते ही देखते वो साया गायब हो गया। मेरे मुंह से घुटी घुटी चीख निकली। मैं डर से पीछे उलटकर गिर पड़ा। जाने कितनी देर मैं बेसुध लान में घास पर पड़ा रहा। इधर सुबह की अजान हुई और इधर मैं उठकर बैठ गया। मैं लान में बेयकीनी से अपने आप को देखने लगा और सोचने लगा कि मैंने अभी कुछ देर पहले जो देखा वो वाकई में था या ख्वाब था। ये सोचते हुए मैं वहां से चलते हुए कमरे में आकर बेड पर गिर सा गया। वो साया बार बार मेरी आंखों के सामने लहरा सा जाता और फिर मैं नींद की गहरी वादी में चला गया। और जब मैं उठा तो दोपहर गुजर रही थी। मुलाजिम नाश्ते का पूछने आया तो मैं दोपहर का खाना और साथ में चाय मंगवा ली। उसके खाना लाने तक मैं फ्रेश हो गया। खाने के बर्तन उठाते वक्त मुलाजिम ने बताया कि बसीर साहब मुझसे 2-3 दफ़ा याद कर चुके हैं। मेरे जहन में फ़ौरन रात वाला वाक़या फिरने लगा। जाने वो क्या था और क्यों था, किस लिए था। मुलाजिम जब चला गया तो मैं बसीर साहब और मिस वरीशा के बारे में सोचने लगा, जो कि यकीनन मेरे जवाब के मुंतज़िर होंगे। मुझे तो अपनी ख्वाहिश पूरी होती नज़र आ रही थी, लेकिन उन लोगों को मुझसे बेहतर ऐसे लोग मिल सकते थे जो कि पॉलिटिक्स में चलते फिरते पुरजे थे और वो एक बेहतरीन पैकेज पर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो सकते थे। जबकि मुझे सियासत की तो कुछ समझ ना थी, तो फिर ये लोग मेरा ही इंतखाब क्यों करना चाहते थे? इसलिए कि मैंने मिस वरीशा को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाई, या फिर बड़े लोगों को कुर्बानी के लिए एक बकरे की ज़रूरत थी। मैं तो बकरा भी ऐसा था कि जिसके आगे पीछे कोई ना था। मेरे गुमशुदा या किसी किस्म की सिचुएशन में फंसने के बाद ऐसा कोई ना था जो मेरे बारे में पूछगिछ करता। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई जिसका मुझे एहसास इतनी शिद्दत से हुआ कि मैं बसीर साहब से मिलते ही इस बारे में पूछ लिया कि जब मिस वरीशा पर सरेआम गोलियां चली जो कि मैंने अपने जिस्म पर खाई, तो लाजमन पुलिस केस भी बना होगा। मुझ तक पूछने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं आया और वो आदमी कौन थे जो मिस वरीशा को मारना चाहते थे? मेरे इन सब सवालों का बसीर साहब के पास जवाब था। वो दोनों मोटरसाइकिल सवार पुलिस वालों को मोटरसाइकिल के साथ ही ऐसी हालत में मिले कि किसी ने उन्हें कत्ल करके उनकी शनाख्त मस्क कर दी और मोटरसाइकिल चोरी की थी। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्दी कोई नतीजा सामने आएगा। मैं उनके जवाब पर मुतमईन नहीं था, लेकिन कर भी क्या सकता था। मैंने बसीर साहब को मिस वरीशा के एडवाइज़र के तौर पर अपनी खिदमात पेश कर दी। बसीर साहब मेरे इस फैसले से बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने मुझे मिस वरीशा से मिलवाया। उसने भी मेरे इस फैसले को सराहा। बसीर साहब हम दोनों को तन्हा छोड़कर वहाँ चले गए। मैं मिस वरीशा के बेदाग चेहरे को गौर से देखकर रात के वाक़े बारे में सोचने लगा तो वो बिल्कुल हशाश बशाश थी। इसका मतलब था कि अभी उसका उस साये से वास्ता नहीं पड़ा था। जिब्रान, तुम्हारे जहन में इस बारे में बहुत से सवालात होंगे कि सियासत में तो कितने ही एडवाइज़र होंगे, कितने ही कल पुर्जे होंगे, तो हमने तुम्हें ही आखिर क्यों रखा? इसका आसान सा ही मेरे पास जवाब है कि मैं किसी पहले से सियासी आदमी को रखना नहीं चाहती, क्योंकि वो लोग अपने फ़ायदे के लिए मुझे हर तरह के दाव पेच सिखाएंगे और चाहे मैं जितना भी बचूं उनके दाव पेच में आखिर आ जाऊंगी। इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे एडवाइज़र के तौर पर कोई नया लेकिन पढ़ा लिखा और समझदार आदमी होना चाहिए। तुम्हारा ताल्लुक़ सियासत से नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम हर आने वाले मुश्किल वक्त में मुझे बेहतरीन गाइडेंस दोगे। मिस वरीशा की बात सुनकर मैं खुशी से फूल सा गया। मेरे जहन से ये खदशात की गर्द कुछ कम हो गई। हम सब ने रात का खाना साथ खाया। उसके बाद मैं इजाज़त लेकर अपने कमरे में आ गया। बेड पर लेट तो गया, लेकिन दिन भर की वजह से सोने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखें खिड़की के शीशों से बाहर झांक रही थी। मुझे उसी साये का इंतज़ार था। 11 बजे मैंने अपने लिए चाय मंगवाई। मुलाजिम को थर्मोस में चाय लाने का कहा ताकि रात जब भी तलब हो आसानी से पी लूँ। 1 बजने वाला था। मेरी निगाहें मुंतज़िर अंदाज में खिड़की से देख रही थी कि अचानक कोई खिड़की के सामने से गुजर गया। मैं चौंक कर उठा और खिड़की के पट खोलकर उधर से ही बाहर जिस तरफ कोई गया था देखा। वही साया दरमियानी रफ्तार से चलता हुआ मिस वरीशा के कमरे की खिड़की की तरफ जा रहा था। मैं फूलों के पौधों के साथ छिपता हुआ उसके पीछे जाने लगा। अब वो साया खिड़की के ऐन नीचे खड़ा था और खिड़की की तरफ देख रहा था। मैं पौधों के साथ छुपकर उसे देखने लगा। उसी वक्त साया खिड़की की तरफ बढ़ा।
मैं उसके अंदाज से चौंक उठा, क्योंकि उसने भागने वाले अंदाज में 2 स्टेप लिए और जंप लगाकर खिड़की पर चढ़ गया। खिड़की खुली थी, मेरे देखते ही देखते वो अंदर गुम हो गया। मैं फूलों के साथ हैरत से खड़ा देखता रह गया। तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा मुझे उधर ही हैरत ज़दा खड़े गुजर गए, तो मैं एक लंबा सांस लेकर शशोपंच में मुब्तला उस खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की के पट बंद थे, जबकि मैंने खुद खुली खिड़की से उस साए को उधर कूदते देखा था। मैं उस खिड़की के सामने खड़ा हो गया, लेकिन ऊपर लटक कर उसमें झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा पड़ गया कि अंदर देखूं या चुपचाप वापस कमरे में चला जाऊं। अचानक मैंने अंदर देखने का फैसला कर लिया और एक लपक कर जंप लगाई और खिड़की के ऊपर बने छज्जे को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर अंदर झांक कर शीशों से देखने की कोशिश करने लगा। कमरे में छोटा बल्ब जल रहा था, हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने पूरे कमरे में जहां तक उन शीशों से नजर आता देखा, लेकिन वो साया मुझे नजर आया और फिर मेरी नज़र सामने दीवार के साथ पड़े बेड पर पड़ी। मैं चौंक उठा। बेड पर मिस वरीशा के साथ कोई और था। वो दोनों आपस में कंबल के अंदर गुत्थम थे। मैं इसी हैरानी से देख रहा था कि अचानक उनमें से एक के सर पर से कंबल हटा कि मुझे देखा कि उसके देखते ही मुझे झटका लगा और मेरे हाथ छज्जे से छूट गए। मैं पीठ के बल जमीन पर गिरा। मेरा जिस्म झनझना उठा। मेरा दिमाग हैरत के शिकंजे में था, क्योंकि मेरी तरफ देखने वाला 100% वो साया ही था। मैंने जो कुछ अंदर देखा उसके बाद तो मेरी वहाँ से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं आज भी बेसुध सा पड़ा था, जैसा कि ज़मीन ने मुझे अपने साथ चिपका लिया हो। सुबह की अज़ान हुई तो मैं उठकर अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन सुबह 10 बजे मुझे उठा दिया गया, क्योंकि मेरी सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी थी। मैंने मिस वरीशा की तरफ कई बार गौर से देखा, लेकिन वो बिल्कुल हशाश बशाश और हर फिक्र से आज़ाद लग रही थी। मीटिंग और फिर कुछ फंक्शन अटेंड करते रात के 10 बज गए। वापस आकर खाना खाते ही मैं अपने कमरे में चला गया। आज फिर मैं उस साए का इंतज़ार करना चाहता था, ताकि देख सकूं कि आखिर राज क्या है, ये चक्कर क्या है। दिन भर का थका हुआ था। बेड पर लेटते ही नींद आने लगी। जागने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंखें बंद होने लगी, पलकें बोझल थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई टहल रहा हो। मैंने जोर लगाकर आंखें खोल दी। वो साया मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। मेरी जुबान पर एकदम लाहौल वाला आ गया, तो उसे झटका लगा और वो अचानक मुड़कर भागा। कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन वो रुका नहीं और बंद दरवाजे से पार हो गया। मैं उठकर हैरत से बेड पर बैठ गया। मैंने सोच लिया कि बसीर साहब से इस साए के बारे में बात करूंगा। मेरे जिस्म में उस साए को देखते ही सनसनी फैल जाती। उसके जाने के बाद भी दिमाग किसी भी सोच से खाली रहता, लेकिन उस रात में उसके जाने के बाद उसको ख़त्म करने के बारे में सोचने लगा, और उसके लिए बसीर साहब को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब मैंने बसीर साहब से इस बारे में बात की तो वो बेयकीनी से मुझे देखने लगे, जैसे उन्हें मेरी अकल पर यकीन ना हो। फिर भी उन्होंने मेरी बात मुकम्मल सुनी और फिर अगली रात मेरे साथ ही उस साए को देखने के लिए तैयार बैठे थे कि वो साया मेरी खिड़की के सामने से गुजरता नजर आया। मैंने बसीर साहब को मुखातिब करके, जो कि मेरी तरफ देख रहे थे, उस साए की तरफ मुतवज्जो किया और उठकर खिड़की से कूदकर बाहर निकल आया। बसीर साहब भी मेरे साथ आहिस्ता से उतरे। मेरा रुख उस साए की तरफ था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मिस वरीशा की खिड़की की तरफ बढ़ रहा था। मैंने साए की तरफ इशारा करके बसीर साहब को दिखाने की कोशिश की। उन्होंने मेरी उंगली की सीध में उस तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया। रोशनी कम थी, लेकिन इतना अंधेरा भी नहीं था कि वो साया उनको नजर ना आता। मेरे देखते ही देखते आज फिर साया खिड़की से लटक कर अंदर चला गया। मैंने बसीर साहब को उस खिड़की तक ले जाना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और गैलरी से चलते हुए मिस वरीशा के कमरे के सामने पहुंचकर दरवाज़ा खटखटा डाला। मिस वरीशा तीसरी दफ़ा दरवाज़ा बजाने पर आवाज़ देती आई और दरवाज़ा खोल दिया। बसीर साहब ने उससे पूछा, लेकिन उसने ऐसे जवाब दिया जैसे कि वो हकीकत में उस साए से बेखबर है। मैं भी उसका मजबूत लहजा सुनकर हैरान रह गया। इसीलिए मैंने चुप साध ली, क्योंकि बसीर साहब को साया नज़र ही नहीं आया था और मिस वरीशा सिरे से ही मुकर गई कि उसने किसी साए के बारे में जानने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद 2 दिन तो उन बाप बेटी ने मुझे बुलाया तक नहीं, और तीसरे दिन बसीर साहब एक मौजे से शख्स को लेकर मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने उस आदमी का तारुफ एक करीबी दोस्त की हैसियत से करवाया और मेरा भी तारुफ करवा कर चले गए। वो आदमी मुझे पहले तो सियासत के दाव पेच के बारे में ब्रीफिंग देने लगा। उसकी मालूमात मेरे लिहाज से कंप्लीट मालूमात थी। मैं भी उससे घुल मिल गया और चंद दिनों में मुख्तलिफ फंक्शन में लोगों में घूम फिर कर जो मालूमात सियासत की ली वो बताने लगा। बातों ही बातों में उसने अचानक कहा, बसीर साहब कह रहे थे कि तुम्हें इस कोठी में कोई साया दिखता है।
मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन चूंकि गपशप एक दोस्ताना माहौल में हो रही थी, इसलिए मैंने पहली रात से जो साया नजर आया उस रात से लेकर आज रात के साये के मिस वरीशा के कमरे में खिड़की से दाखिल होने तक बताया। वो इसी तरह गपशप लगाते उठ गए। उसी रात मैंने उस तरफ के सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ तैयार किया। पहले तो वो डरता रहा कि बसीर साहब को पता चला तो वो नौकरी से फारिग कर देंगे। आखिर मेरे एतमाद दिलाने पर तैयार हो गया, क्योंकि वो मुझे इस कोठी में एक खसूसी मेहमान के तौर पर जानता था। रात के 1 बजते ही वो साया कोठी की बड़ी दीवार से बरामद हुआ। मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास ही बैठा था। मैं उसे देखते अलर्ट हो गया और सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट किया। वो मेरे साथ ही उस कोठी से निकला और हम आगे पीछे उस साये के पीछे चल पड़े। वो पूछने लगा, सर वो साया किधर है? सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही मैं ठिठक कर रुक गया। मेरे तो जैसे होश उड़ गए। साया तो हमारे सामने ही नाक की सेध में ऐसे जा रहा था जैसे कोई आदमी नींद में चल रहा हो। मैंने पलटकर गौर से उस गार्ड को देखा। मेरे अचानक यूं पलटकर देखने से वो कंफ्यूज हो गया और गड़बड़ा कर बोला, सर जी मुझे तो कोई साया नजर नहीं आ रहा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने उससे टार्च ली और एहतियात से 2 दफ़ा जलाकर उस साये पर डाली। उस साये ने पलटकर हमें देखा। मेरे मुंह से बेसाख्ता लाहौल वाला निकल गया। इन अल्फाज का फिजा में गूंजना था कि वो साया गायब हो गया। सिक्योरिटी गार्ड भी बसीर साहब की तरह उस साये को देख ना पाया। मैंने सोचा कि हो सकता है बसीर साहब जरा बड़ी उम्र के हैं तो उनकी नज़र कमज़ोर हो, लेकिन इस सिक्योरिटी गार्ड को भी वो साया नज़र ना आया तो मैं परेशान हो गया। मैंने उस गार्ड को वापस उसकी ड्यूटी पर भेज दिया और ख़ुद अपने कमरे में जाकर उस चक्कर के बारे में सोचते हुए गहरी नींद में चला गया। दूसरी शाम एक 3 पीस सूट वाला मेरी उम्र से कुछ बड़ा आदमी बसीर साहब के साथ नज़र आया। बसीर साहब ने पहले उसका तारुफ कराया। वो भी सियासत का एक चलता फिरता पुर्जा था। फिर उन्होंने मेरा तारुफ करवाया तो उसने तंजिया लहजे में कहा, अच्छा तो ये है जिब्रान साहब। मुझे उसका इस तरह कहना बड़ा बुरा लगा। बसीर साहब ने भी उसकी तरफ घूर कर देखा तो वो नीचे देखने लगा। उसके बाद वो नया आने वाला आदमी मिस वरीशा के साथ नजर आने लगा। बसीर साहब और मिस वरीशा मुझे इग्नोर करने लगे। अब रात को वो साया मेरे इर्द गिर्द नजर आने लगा। मेरे अंदर डर बसेरा करने लगा। मेरा दिमाग चटकने लगा और वो नया पुर्जा आते जाते मुझ पर तंज के तीर चलाने लगा। एक दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने उसके साथ हाथापाई की। मुझे बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। मेरा दिमाग बड़ा ही गर्म था। मैं बसीर साहब के साथ अपने कमरे में बैठ तो गया, लेकिन मेरा दिमाग सुलग रहा था। मुझे पता चल गया कि इस नए आदमी को मेरी जगह रखा गया है। शायद उस साये वाले वाक़े पर मेरी जहनी सेहत पर शुबा किया जा रहा था। अचानक बैठे बैठे मैं उठ खड़ा हुआ और शोर मचाने लगा। जो कुछ हाथ में चढ़ा इधर उधर फेंकने लगा। सिक्योरिटी गार्ड आ गए, मुझे काबू करके बांध दिया। फिर जाने कहाँ से अब डॉक्टर वारिद हुआ और मुझे दाएं बाजू पर इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के बाद मुझे नींद आ गई। शाम का अंधेरा फैल रहा था। मेरी धुंधली आंखों के सामने वो साया खड़ा जैसे मुझ पर हंस रहा था। मुझे होश एक सुलाखों वाले कमरे के अंदर आया। मैं फर्श पर बिछी चादर पर लेटा था। इस कमरा में अकेला था। मेरे हवास काम करने लगे तो मुझे समझ आई कि वो पागल खाने का एक कमरा था। मैं अपना सर पीट कर रह गया। मैं उठा ही था कि वो साया सुलाखों के पास आ खड़ा हुआ और मुझे घूरने लगा। फिजा में अजीब सी सनसनाहट हो रही थी, जैसे कि वो कुछ बोल रहा हो। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की तो मुझे समझ आया। वो कह रहा था, वो सिर्फ मेरी है। अब मुझे पता चला कि मिस वरीशा इतनी खूबसूरत और मालदार होने के बावजूद अभी तक कुंवारी क्यों थी, क्योंकि उसका आशिक एक साया था जो कि उस पर मुकम्मल छाया हुआ था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।